देखिए, जैसा कि हम कल से पढ़े थे टिश्यूज के बारे में, हमने कहा टिश्यूज जो होती है वो चार टाइप्स ऑफ टिश्यूज होती है, बेसिक टिश्यूज। और वो होती है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो इस चैप्टर जो है इसमें हमें ये चार पढ़नी है बस। इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर बाकी पढ़ना है कॉकरोच वगैरह, तो वो आसान है। टिश्यूज समझना थोड़ा खुशक है सच में, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ तक जाना पड़ता है, टिश्यू लेवल तक जाना पड़ता है। तो हमने कहा था, पहले कहा था कनेक्टिव टिश्यू है ना, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू। और इसमें आता है सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। फिर सिंपल एपिथेलियम में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और कॉलमनर सेल्स विद बेरिंग सीलिया। हम बोलते हैं कॉलमनर सीलिएटेड, उसको बोल सकते हैं ना, बेरिंग विद सीलिया मतलब सीलिएटेड। तो वो हम पढ़ रहे थे, फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे। अब हम कॉलमनर एपिथेलियम की बात कर रहे थे। फिर हमने कहा कि जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली उसका फंक्शन होता है ये कि मतलब इज composed of single layer of tall and slender cells है ना, tall and slender. Their nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli. They are found in the lining of the stomach and intestine. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये मिल जाते कहाँ पे, इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये हेल्प करते क्या, स्क्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन में ये हेल्प करते थे। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called as ciliated epithelium. अगर वहाँ cilia होगा उसे हम बोलते हैं ciliated epithelium उस मौके पे। और सलाम। उसके बाद हमने कहा था कि उनका फंक्शन ये होता है उन सीलिएटेड एपिथेलियम का। ये देखिए आप, दिस इज कॉल्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम। जहाँ पे एपिथेलियम के ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होगा, इज कॉल्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम। तो जब हम सीलिएटेड एपिथेलियम की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा, इसे क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो हम बोल रहे थे कि अगर ये फंक्शन क्या करते हैं, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। म्यूकस या पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देना, उनको ओरिएंटेशन देना, उनको चलाना आगे, उनको नेविगेशन करना, ओरिएंटेशन नेविगेशन चलाना उनको। ओवर द एपिथेलियम, एपिथेलियम के ऊपर है नहीं, एपिथेलियम ऊपर क्या है, सीलिया। आप मानिए सीलिया के ऊपर यहाँ होता है म्यूकस, उसको चलाते ही बाल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो वो या कोई सब्सटेंस उसके काम में सीलिया आ जाते हैं, ठीक है। अब दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो लंग्स में होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल्स में होता है, वो भी हॉलो ऑर्गन होता है। तो उन्हीं हॉलो ऑर्गन्स में क्या होते हैं प्रेजेंट, उनमें होते हैं प्रेजेंट, और होने भी चाहिए ना वहाँ पे, मतलब जैसे हमारे कुछ फंस जाएगा यहाँ पे, सीलिया कुछ चलाते हैं, सीलिया जो है उसको मूवमेंट करवाता है उसको, ठीक है। तो दे आर मेनली प्रेजेंट कौन, हम बोले सीडेड एपिथेलियम वाले कॉलमनर सेल्स, वो ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंक्यूल्स में यहाँ पे लिखा है मैंने, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स आर नैरो थिन वॉल्ड एयरवेज ना, थिन वॉल्ड एयरवे जहाँ से हवा घुस जाता है, दैट रेगुलेट एयर फ्लो, कितना एयर फ्लो हो जाएगा, एंड कंडक्ट एयर टू द एल्वियोलाई तक पहुंचाते हैं। वही है ना, आप मानिए वो ऐसी पाइपें होती है जिससे एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है क्या, मतलब एयर फॉर गैस एक्सचेंज। उसके बाद देखिए आप, सम ऑफ द कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स। अब कॉलमनर और क्यूबॉय, सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स। कॉलमनर मतलब क्या होता है, जो कॉलम जैसे होते हैं लॉन्ग लॉन्ग ऐसे, और क्यूबॉइडल जो क्यूब जैसे होते हैं, वो सेल्स जो होती है वो बन सकती है स्पेशलाइज्ड सेल्स बाज़ औक़ात में, ठीक है। जब वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाती है तो वो स्क्रीशन के काम में हेल्प करती है। कौन, शाबाश, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। स्क्वामस नहीं बन जाती, ये बात समझिए। न बन जाएगी स्क्वामस, न बन जाएगी कौन, सिर्फ क्यूबॉइडल कॉलमनर सेल्स जो होती है, उनमें बाज़ अगर क्या हो जाती है, मॉडिफिकेशन। और उनमें मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या बनाते हो, वो बनाते हैं, मानते नहीं है मेरी भाई, इसको मैं बोलता हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर मतलब, जो ग्लैंड मतलब क्या होता है, जो कहता है स्क्रीशन कुछ ना कुछ है कि नहीं। तो अब रखिए ऐसी यार, जहाँ पे भी कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स अपने आप को स्पेशलाइज बनाती है स्क्रीशन के लिए, तो उस टाइम पे उन्हीं को बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या बने कर रहा है क्या, स्क्रीशन का फंक्शन। यहाँ देखिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दिस इज द यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड दिस इज द मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखते हैं वो क्या होता है, ध्यान से देखिए।
Figure 7.2. There are many or two types. Unicellular consisting of isolated glandular cells. यहाँ पे होती है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, उनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है ये, उनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। दिस इज द यूनिसेलुलर ग्लैंड, इनको बोलते हैं क्या, शाबाश, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो क्या है, सिर्फ सिंगल सेल होती है। ये कहाँ पे होते हैं? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये गॉबलेट सेल्स पता क्या होती है? म्यूकस स्क्रीटिंग सेल्स, यहाँ मैंने लिखा होगा देखिए। गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ऐसी होती है जो म्यूकस करती है स्क्रीट। और म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? टू लुब्रिकेट, है ना। जैसे होती है बाज़ औक़ात मशीन खराब, उसमें डालते हैं लुब्रिकेशन के लिए, क्या, ऑयलिंग करते हैं ताकि वो अच्छे से चल जाती है। तो म्यूकस करते हैं हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्ट एपिथेलियल सर्फेसेस। और वो करते हैं हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एपिथेलियल सर्फेसेस। कहाँ मिल जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि ट्रैक या ब्रोंका है ना, वहां पर भी गॉबलेट सेल्स होती है। लेकिन यहाँ पे अलग बात होती है कि वहां पर भी होता है, ठीक है। या जो है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में होता है ना। वो क्या करते हैं काम, वो ट्रैप करते हैं डस्ट को या माइक्रोब्स को, ठीक है। एंड प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ टिश्यूज। जो म्यूकस का फंक्शन होता है, म्यूकस करते हैं हेल्प, हमारे नाक होता है ना म्यूकस, क्या करता है काम, वो डस्ट ट्रैप करता है, माइक्रोब्स ट्रैप करता है, या वो प्रिवेंट करता है ड्राइंग ऑफ टिश्यूज। वो एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। वो हमें जब बीमारी आ जाती है ना, तो उस टाइम पे ऐसा क्यों हो जाता है, उस टाइम म्यूकस क्यों बन जाती है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए हमें हेल्प कर देती है। ताकि मजीद इन्वेजन ना हो जाए माइक्रोब्स का हमारी बॉडी के अंदर। तो उस लिहाज से ऊपर आप देख सकते हैं कि गॉबलेट सेल्स मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होती है जो म्यूकस क्रिएट करती है। इन शॉर्ट आप देखेंगे एनसीईआरटी वहाँ पे ऐसे, इट्स क्रिएट्स म्यूकस, ठीक है। ऐसे करना चाहिए, एनसीईआरटी पे ही लिखना चाहिए, इसको हाईलाइट करते करते खत्म करना चाहिए, क्योंकि उतना पढ़ना ही नहीं है। नीट का मतलब मसला ही क्या है अलग से, दो किताबें पढ़नी है छोटी छोटी, इतना कम सिलेबस है। पता है क्या सिलेबस क्या होता है? मैं बोलता हूँ ये बड़ी नेमत होती है, पता होती है कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, इतना तो पता है मतलब, फिर भी इंसान नहीं पढ़ता है। उसके बाद एंड मल्टी सेलर भी हो सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। दे कैन बी आल्सो मल्टी सेलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड में ऐसा पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ये ना मल्टी सेलुलर, देखिए यहाँ पे सेल एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ पे एक ही सेल है, एक ही सेल है, एक ही सेल है, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग देयर स्क्रीशन, वो कैसे डाल देते हैं अपने स्क्रीशंस को। ये तो पता ही हो गया, आप क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने कि जो एंडोक्राइन सिस्टम में शायद पढ़ा होगा आपने कि ग्लैंड जो होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है दो कैटेगरीज के अंदर। जैसा कि आप जानते होंगे बचपन से ही, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। आसानी के लिए याद करने के लिए आप रख सकते हैं याद, एंडो मतलब हो गया अंदर से, मैंने ऐसे याद किया है। एंडोक्राइन मतलब अंदर, जो खून के अंदर सीधे हार्मोन्स डालते थे। थाइमस है, पाइनियल ग्लैंड है, बाकी बाकी है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिल्कुल खून के अंदर डाल देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन अंदर, क्राइन के अंदर, खून के अंदर सीधा हार्मोन्स डाल देंगे खून के अंदर। और एक्सो मतलब बाहर, यानी कि एक्सोक्राइन, यानी कि डक्ट्स के अंदर, जो डक्ट से घुसेगा, ट्यूब से घुसेगा, डक्ट से घुसेगा, ना कि डायरेक्टली खून में नहीं आ जाएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली खून में हो जाता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए आप, एक्सोक्राइन ग्लैंड में याद रखना है कि वहां पे डक्ट्स होते हैं एक्सोक्राइन में। वो कहते हैं स्क्रीट एंजाइम्स को, ना कि हॉर्मोन्स। एंजाइम, म्यूकस, स्वेट, सलाइवा, है ना, मतलब हमें निकलता है ना स्वेट, वो कहाँ से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। सलाइवा निकलती है जबान से, वो क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो बिल्कुल बाहर डक्ट से निकाल देती है अपनी स्क्रीशन। एक्ट लोकली, वो लोकली एक्ट करते हैं, मतलब लोकली मतलब क्या, ऐसे लोकल नफर, मतलब जो कुछ भी ऐसी, मतलब उतना वो स्पेसिफिक नहीं होते। जहाँ निकालना है तो निकालेंगे, है ना। मतलब परसेंट निकलता है, ये क्या बराबर निकलता है, इस पॉइंट परसेंट यहाँ से परसेंट नहीं निकलेगा, मतलब परसेंट निकलता है हर बॉडी पार्ट से अच्छे से, इसको बोलते हैं लोकली कोई चीज़ होना। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे आती है, स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे आ जाते, जो मतलब स्टोमक में होता है, या पैनक्रियास में जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। पैनक्रियास ऐड करता है बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, लेकिन जो उसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो हम पढ़ेंगे अच्छे से क्लास 11 में ही। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज एक्सक्रीशन थ्रू डक्ट्स, ठीक है, ऑन टू द बॉडी सरफेस और कैविटीज। ये बात याद रखनी है कि वो जब भी एक्सक्रीशन करेंगे,
या तो करेंगे बॉडी सर्विस पे या कैविटीज पे जहाँ पे खाली जगह होंगी। लेकिन क्या, डक्ट्स के जरिए से ही ऐसा हो जाता है। डायरेक्टली खून में इंक्रिशन नहीं हो जाती, मतलब निकलता है पसीना खून में घुस जाता है, पता ही है। अब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड पता ही ना कि डक्टलेस होता है वो, वहां पर डक्ट वक्त कुछ भी नहीं होता है। और वो नहीं करते हैं म्यूकस, वो सलाइवा कुछ स्क्रीट, मतलब म्यूकस या सलाइवा या स्वेट ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं, वो कहते हैं हार्मोन स्क्रीट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन स्क्रीट करते हैं, एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स या ब्लड। और वो डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स पे, ऐसा नहीं है कि वहां पे लोकली एक्ट कर रहे हो, जहां मर्जी वहां पे इंसान मर जाएगा, फिर वो बचेगा ही नहीं जिंदा। इनको पता होती है हार्मोन क्रिएट हो रहा है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स है ना, वो मैसेज भेजते हैं बॉडी पार्ट्स को, काम करना है, ये वाला काम करना है, दिमाग ये बोल रहा है ये वाला काम करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये बोलते हैं ऐसे कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, मतलब वेसोप्रेसिन है, या जो है अनलिमिटेड हार्मोन्स है, डोपामीन है, और क्या होता है और ऐसे ही सेरोटोनिन है, कोर्टिसोल है ना, ये सब हार्मोन्स हम पढ़ेंगे अच्छे से। इसको मजा है पढ़ने में, अल्लाह कसम। मतलब अपनी ना उस केमिकल पार्ट ऑफ फिजियोल केमिकल फिजियोलॉजी पढ़ने में मजा होता है, अल्लाह कसम। तो मतलब ये स्क्रीट हॉर्मोन्स करते हैं एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट्स, जो दो टारगेट्स होते हैं ब्लड के थ्रू, क्योंकि एंडोक्राइन यहाँ पे समझना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वन लाइन डेफिनेशन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं क्या, हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सीधा खून में। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप एग्जाम में याद रख सकते हैं जैसे कि एक्सो मतलब विया डक्ट, और एंडो मतलब सीधा खून में हार्मोन। चलते हैं नीचे, अब इसे वही लिखा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड secrete करता है म्यूकस को, है ना, सलाइवा को या एयर वैक जो कान में होता है, या ऑयल को या मिल्क को, ठीक है, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, ये सारे कहाँ से होते हैं, रिलीज फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि डक्ट ग्लैंड्स, डक्ट जहाँ पे होता है। एंड अदर प्रोडक्ट्स कुछ और भी होते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, है ना। एंड एक्सोक्राइन की बात हो रही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। इन कंट्रास्ट टू एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इसके बरअक्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, वहां डक्ट वट कुछ नहीं होते, वो सीधा करते क्या, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, हार्मोन, आर secreted डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, सीधा खून में डाल देते हो फ्लूइड में। तो ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड था वो बिल्कुल बाथ हो जाता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो चलते हम नीचे, अब पढ़ते हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम पढ़ा हमने यहां तक, है ना, खत्म हो गया सिंपल एपिथेलियम। अब पढ़ना है कंपाउंड एपिथेलियम। अब पता नहीं कंपाउंड एपिथेलियम क्या होगा, इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, या मल्टी लेयर्ड होगा, दो चार लेयर्स है, उसको बोलेंगे मल्टी लेयर्स है। ये देखिए आप, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पांच लेयर्स है, तो ये मल्टी लेयर्ड है। इस क्या, इस कंपाउंड एपिथेलियम। अब क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड होता है ना, ये हेल्प नहीं करता है स्क्रीशन में। कितना करेगा स्क्रीशन, अब अपन ये करा है स्क्रीट यहाँ से, इतना चलना पड़ेगा, ओ चलना पड़ेगा, अब करेगा स्क्रीट, इसलिए क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है ना, इसका यहाँ पे स्क्रीशन का रोल लिमिटेड होता है, कम, ठीक है, उतना यहाँ पे रोल नहीं होता है ना। ऐसा क्यों होता है, एनसीईआरटी की याद लाइन याद लाइए, ऊपर देखिए एनसीईआरटी की लाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। कितना अच्छे से पढ़ना होता है किताब, है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जैसा फंक्शन वैसा स्ट्रक्चर। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, ये मल्टी लेयर्ड है, तो फंक्शन क्या होगा, स्क्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का हाँ होगा, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। लेकिन जो गालिब फंक्शन होगा वो क्या होगा, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जो भी केमिकल स्ट्रेस बाजुकात आ जाते हैं अंदर से, या मैकेनिकल स्ट्रेस, बिल्कुल जो फिजिकल फिजिकल कोई मतलब स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, उस टाइम पे ये मल्टी लेयर्ड हेल्प करती है, बोलते हैं हम बड़े ताकतवर है, मल्टी लेयर्ड मसल वाले हमें। देखा हुआ था ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मसल वाले नहीं, मतलब मैं बोल रहा था मेटाफोरिकल सेंस में, मतलब समझाने के लिए मिसाल। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, वो करते हैं क्या, ड्राई कवर सरफेस ऑफ स्किन को कवर, एंड द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, जो बकल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस होती है वो उसको करते हैं, या फेरिंग्स को, इस थॉट पोर्शन को, यहाँ पे गले के इस पोर्शन को, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड जो होते हैं, ये मानिए डक्ट्स है सेलेवरी ग्लैंड के लिए, वो कहते हैं रिलीज क्या, सलाइवा, उसकी जो इनर लाइनिंग हो जाती है ना, वो किससे हो जाती है, शाबाश, कंपाउंड एपिथेलियम से। एंड ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है ना,
जो कि एंडोक्राइन पार्ट वहाँ पे होता है। तो वहाँ पर भी उसकी इंटरनल लाइनिंग कैसे हो जाती है? कंपाउंड एपिथेलियम से। ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल। अब जो सेल्स होती है एपिथेलियम के अंदर, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, अब उनको जुड़ना है ना, इनके बीच में इंटरसेलुलर मतलब बिटवीन द सेल्स कुछ होता है मटेरियल, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। वो क्या होता है यहाँ पे, शाबाश, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, है ना? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए आप। इंटरसेलुलर मटेरियल इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, जो बिल्कुल सेल के बाहर होता है या सेल के अमंगस्ट होता है, बीच में होता है, दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट, बाइंडिंग, सपोर्ट बाइंडिंग जोड़ना, एंड मीडियम फॉर एक्सचेंज, वहां पे एक्सचेंज हो जाता है चीजें। ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे हम कल पढ़ रहे थे इसके बारे में। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? अगर याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो आगे पढ़ना है सब कुछ। यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलाजन फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे ग्राउंड सब्सटेंसेस भी होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट होल्ड्स द सेल्स टुगेदर, सपोर्ट्स टिश्यूज, है ना, एंड अलाउज डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द सेल्स। किनका काम? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का काम, मटेरियल का काम, या मैट्रिक्स का काम, इसको बोलते हैं क्या? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इंटर मतलब अमंगस सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर होते हैं, है ना? है ना, सेल के बाहर ही, ये तो सेल के बाहर भी है और साथ में क्या है, सेल्स के बीच में भी है। तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इधर यू विल से द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, और यू विल से द इंट्रासेलुलर मटेरियल, और यू विल से द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और यू कैन से द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नाम कुछ भी दे रहा है, बस समझना इंपॉर्टेंट है, मसला है। देखिए, पढ़ना ऐसे चाहिए कि आपको सोचना चाहिए कि ये मैं कंसेप्ट बना रहा हूँ, ऐसी याद रहता है चीज़ें। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना कि इसने जो बोला मुझे वो पढ़ना है, वैसे कुछ याद नहीं रहता इंसान को। ये सोच रहे हैं कि जिसने नाम दिए वो इंसान था, है ना, और मैं भी इंसान हूँ, मैं खुद नाम भी दे सकता हूँ समझने के बाद। तो वैसे अच्छा होता है पढ़ना, अल्लाह की कसम। तो ऐसे ही करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए नामों से, बोलना चाहिए कि जैसे मैं अभी रिसर्च में नाम दे रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, नियरली सारे एनिमल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होती है। क्या होती है? स्पेशलाइज्ड जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ें मिल जाती है। आप मानिए रास्ता कोई है, ठीक है, ये यहाँ से रास्ता निकल रहा है और यहाँ से रास्ता निकल रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को जंक्शन बोलेंगे ना इसको, जहाँ पे दो रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। इनके बीच में स्ट्रक्चरल लिंक होती है, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। या क्या होती है? फंक्शनल लिंक, कुछ ना कुछ इन दोनों को आपस में फंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होती है, मतलब जहाँ पे दो चीज़ें मिल जाती है। टाइट जंक्शन रखिए आप याद, एडहेरिंग जंक्शन रखिए आप याद, और गैप जंक्शन आप रखिए याद। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एक मिनट चेक करते हैं। ये देखिए आप, इन मोस्ट एनिमल टिश्यूज सेल्स आर नॉट आइसोलेटेड, वो अलग नहीं होती है। दे आर कनेक्टेड बाई स्पेशल जंक्शंस दैट होल्ड देम टुगेदर। तो मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल रोल से वो रह जाते हैं क्या साथ में, एंड अलो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बिटवीन देम। तो वहाँ पे फंक्शनल रोल भी होता है। सेल्स मोस्ट एनिमल टिश्यूज में दे आर नॉट आइसोलेटेड, वो अलग नहीं होते। तो जंक्शंस वहाँ पे होंगे डेफिनेटली। तो देखिए आप, थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। एपिथेलियम या बाकी टिश्यूज में ये जंक्शंस पाए जाते हैं। ये टॉपिक जंक्शंस के बारे में बोल रहा है। पहले होता है टाइट जंक्शन। वो क्या करेगा पता ही है? टाइट के लफ्ज से आप निकालिए इसका डेफिनेशन। हेल्प स्टोर सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। हम चाहते हैं कि सब्सटेंसेस लीक ना हो जाए टिश्यू से बाहर, तो टाइट जंक्शन बिल्कुल वो जुड़ जाते हैं अच्छे से। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग। एडहेर बोलते हैं जोड़ने को या सीमेंट करने को। सीमेंट क्या होता है? जोड़ना। सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, मतलब ये बिल्कुल जोड़ देता है सारे सेल्स को। वो टाइट जंक्शन लीकेज से क्या करता है? बचाता है। क्या करता है ये? नेबरिंग सेल्स को जोड़ देता है। और जो गैप जंक्शन है वो करते हैं फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। गैप जंक्शंस करते हैं क्या? ऐसे वो करते हैं फैसिलिटेट सेल्स को कि वो करेंगे कम्युनिकेट आपस में, ऐसे उनको हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर गैप जंक्शंस। इस लिहाज से कि वो कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को
दो सेल्स को, एडजॉइनिंग सेल्स को, ताकि वो जल्दी से ट्रांसफर ऑफ आयंस कर सके। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे या कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, उनकी ट्रांसफर के लिए जो साइटोप्लाज्मिक जंक्शन जो उनके बीच में जगह होती है, इस काम में आ जाती है, गैप जंक्शन जिसको हम बोलते हैं। आगे समझ। तो ये था कंपाउंड एपिथेलियम, खत्म हो गया एपिथेलियम। अब सेकेंड टिश्यू क्या है? एपिथेलियम, कनेक्टिव, फिर क्या था, शाबाश, न्यूरल, मस्कुलर और न्यूरल। तो अभी आगे फिलहाल हम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। कनेक्टिव मतलब आप मानिए जोड़ता है दो चीजों को, ठीक है, ये ना मतलब कहते हैं सपोर्ट वपोर्ट किसमें, यही मतलब जुड़ाने चीजों को जोड़ने में। देखिए आप, कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, and widely distributed in the body of the complex animals. They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. तो ये लिंक करते हैं टिश्यूज को आपस में, ऑर्गन्स को लिंक करते हैं या सपोर्ट करते थे उनको, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे मोर प्रिसाइसली। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज, इनमें से कनेक्टिव टिश्यूज में कुछ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज, टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, या कुछ और भी हो सकते हैं, विच इंक्लूड कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ना, कार्टिलेज वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, समझ ये बात, बोन भी एक टिश्यू है, ब्लड भी टिश्यू है। अक्सर लोग ये बात समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं इसको करता हूँ हाईलाइट रेड पेन से, ताकि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ती है कम होती है वेवलेंथ, रेड रंग की, शाबाश बताइए। आप पढ़ते हैं फिजिक्स की नहीं? इसको मैं रेड से कहता हूँ क्या, मार्क, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, दिखता अच्छे से ये देखिए आप, कार्टिलेज और बोन जो है, और एडिपोज यानी कि जो फैट करते हैं स्टोर, और ब्लड टिश्यू, ब्लड इज ए टिश्यू, याद रखिए याद रखिए याद रखिए, कोई याद नहीं रहता ये सब चीजें। कार्टिलेज इज ए टिश्यू, ये जो मेरे कान में नाक में, कार्टिलेज इज ए टिश्यू, बोन इज ए टिश्यू, टिश्यू सेल से बन जाती है ना बोन भी। एडिपोज जो फैट करते हैं स्टोर इज ए टिश्यू। ब्लड, ब्लड किससे बनता है, ब्लड सेल से, वो भी क्या होता है, टिश्यू है ना। ब्लड में क्या होता है, white blood cells, red blood cells, platelets. So blood is also a tissue, but it is connective tissue, specialized connective tissue, not soft connective tissue. It's specialized connective tissue. Cartilage, bone, adipose, blood. In all connective tissue except blood की बात के बगैर, ब्लड छोड़ दीजिए आप, कार्टिलेज भी लेते हैं, बोन भी लेते हैं, एडिपोज टिश्यू भी लेते हैं, ठीक है, या जो है हम लेंगे क्या, इन कहाँ गए, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, चाहे लूज कनेक्टिव टिश्यू हम लेंगे जहाँ पे एरियोलर टिश्यू आता है, और एडिपोज टिश्यू जहाँ पे आ जाता है, ठीक है, चाहे हम लेंगे बाकी तमाम टिश्यूज, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर पढ़ने हमें, इन सब टिश्यूज में क्या होता है, ये बात समझनी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ये भूल जाता है, क्लासिफिकेशन याद रखिए, हम किस में क्या पढ़ रहे हैं, किस में क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज में एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को साइड में निकाल दीजिए, उनमें उनकी जो सेल्स होती है वो करती है स्क्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स, और उनको बोलते हैं कोलाजन या इलास्टिन। कोलाजन या इलास्टिन वो क्या होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब देखते हैं हम अच्छे से, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, देख कोलाजन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है। कोलाजन स्ट्रांग होता है, नॉन इलास्टिक होता है, वो इलास्टिक नहीं होता मगर स्ट्रांग होता है, प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन फाइबर, ये बात समझिए। ऊपर क्या लिखा है, द सेल क्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो प्रोटीन फाइबर होता है ये, कि ये सेल्स जो है जो बनाती है कोलाजन इलास्टिन, वो करंट टिश्यूज ही होते हैं, चाहे कार्टिलेज लेंगे, बोन लेंगे, ठीक है, वो करते हैं क्या, क्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कोलाजन इलास्टिन। कोलाजन स्ट्रॉन्ग नॉन इलास्टिक प्रोटीन फाइबर होता है, जो कहते हैं प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मतलब कब आप मानिए ये पेन है, इसको तोड़ रहा हूँ तोड़ रहा हूँ तोड़ रहा हूँ, जिस इसको इतनी स्ट्रेंथ में टूट नहीं रहा है ना, फिर टूटता है एक पॉइंट पे, थ्रेश होल्ड जब आती है इसकी, ठीक है, लेकिन जब तक ये टूटता नहीं है, इसमें टेंशन बिल्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना टेंशन ये
मतलब बर्दाश्त कर पाते, जैसे मैं हूँ, मैं टेंशन किसी हद तक बर्दाश्त कर पाता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है अचानक से। प्रिवेंट टिश्यूज फ्रॉम टेयरिंग, ठीक है, प्रिवेंट करता है टिश्यूज को फ्रॉम टेयरिंग, ताकि वो टूटेंगे नहीं, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, नॉन इलास्टिक फाइबर है। कौन? कोलाजन की बात हो रही है। फाउंड इन टेंडन्स में पाया जाता है, लिगामेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। देखिए आप रखिए एक चीज याद, लिगामेंट और टेंडन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, देखिए आप मानिए कि लिगामेंट से बोन और बोन जुड़ जाती है आपस में। आप रख सकते हैं याद, BLB फॉर्मूला, रखिए आप याद, लिखिए आप एनसीईआरटी पे, BLB, यानी कि बोन और बोन के दरमियान में क्या होता है? लिगामेंट। बोन और बोन के दरमियान में लिगामेंट होता है। और आप लिखिए M, MTB, मतलब मसल और बोन के दरमियान टेंडन होता है। मेरी मसला नहीं, यहाँ पे मसल ऊपर से ये जुड़ी है बोन के साथ, है ना, किससे? टेंडन से। अब बोन और बोन जुड़ी हुई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किससे? लिगामेंट से। इन शॉर्ट, लिगामेंट से क्या जुड़ जाता है? शाबाश। बोन और बोन जुड़ जाती है लिगामेंट से, और बोन और मसल जुड़ जाती है टेंडन से। आखिर ये टेंडन और लिगामेंट होता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या पाया जाता है इस टेंडन में या लिगामेंट, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल होती है, या डर्मिस या बोन, उसमें पाया क्या जाता है? कोलाजन। कोलाजन बोन में भी होता है, वो डर्मिस में भी होता है ना, डर्मिस ऊपर की जो लेयर होती है। लिगामेंट्स में भी होता है, टेंडेंस में भी होता है, ठीक है, क्योंकि आखिरकार इट हैज अ फंक्शन ऑफ, व्हाट फंक्शन? इट प्रिवेंट्स टिश्यू फ्रॉम टेयरिंग, इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉन इलास्टिक प्रोटीन फाइबर। तो ये बात समझनी है। अब कोलाजन गिव्स टिश्यू स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, शॉर्ट लाइन है ना। कोलाजन होता क्या है? वो प्रोटीन फाइबर होता है। देखिए थोड़ा सा आप रिविजन अच्छे से करेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने कोशिश किया मैं बताऊंगा आसान, लेकिन फिर भी आप रिविजन करेंगे यहाँ पे, ये भूल जाता है वरना। इलास्टिक स्ट्रेचेबल प्रोटीन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं इस टाइम पे? हम बात कर रहे हैं अब इलास्टिन की। अब देखिए लेफ्ट में देता है इलास्टिन, मतलब क्या होगा? इलास्टिक होगा। इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल प्रोटीन फाइबर होता है, allows tissues to stretch and recoil, stretch और recoil, stretch और recoil, है ना, उसके लिए हेल्प कर देता है। लंग्स में पाया जाता है। ओके, स्ट्रेच की नहीं, ओके रिकॉइल की नहीं, स्ट्रेच रिकॉइल। स्किन में भी होती है, हो गया स्ट्रेच की नहीं, स्किन रिकॉइल, स्ट्रेच रिकॉइल। तो ऐसी आर्टरीज में होती है, उनको भी स्ट्रेच रिकॉइल करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर बहुत आ रहा है, क्या करेंगे वो? स्ट्रेच। कम आ रहा है, क्या करेंगे? रिकॉइल, स्ट्रेच रिकॉइल। तो ऐसे समझना है कि इलास्टिन मतलब इलास्टिक स्ट्रेचेबल प्रोटीन फाइबर, जो स्ट्रेच हो जाता होगा। कहाँ होता है? लंग्स में, स्किन में और आर्टरीज में। प्रोटीन फाइबर ये भी है, ये बात समझिए, दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन फाइबर। और ऊपर वो भी क्या था? प्रोटीन फाइबर, कोलाजन भी। उसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे थे? Elastin provides elasticity and flexibility. This is the most important point that you have to learn. The difference between the collagen and elastin. Collagen helps in what? ये टिश्यू को मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि वो नॉन इलास्टिक होता है। टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, मतलब मजबूती देता है, रिजिडिटी। और जो इलास्टिन होता है वो इलास्टिसिटी करता है प्रोवाइड, फ्लेक्सिबिलिटी करता है प्रोवाइड, जो लंग्स में, स्किन में, आर्टरीज में प्रेजेंट होता है, जिससे टिश्यू स्ट्रेच और रिकॉइल कर पाते हैं। उसके बाद मेमोरी हुक यहाँ पे ये है कि कोलाजन स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है और इलास्टिन स्ट्रेच के लिए इस्तेमाल होता है ना। बाकी आपको पता ही है, आपका एग्जांपल दिमाग से या सोच सकते हैं कि स्ट्रेच की जरूरत कहाँ पे होती है? लंग्स में, स्किन में, आर्टरीज में। कोलाजन पता है स्ट्रेंथ कहाँ पकड़ होती है इंसान को? हड्डी वगैरह में ना। तो इसलिए बोन्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, डर्मिस में, बोन में ये पाया जाता है। आप समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, एक्सेप्ट ब्लड, उनमें जो सेल्स होती है ना, वो इन्हीं को स्क्रीट करती है। वो इन्हीं प्रोटीन फाइबर्स को, या फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो एनसीईआरटी ने लिखा है, या प्रोटीन फाइबर्स को वो स्क्रीट करते हैं, कोलाजन को और इलास्टिन को, चाहे आपका कुछ भी होगा, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट व्हाट? ब्लड। वहां पता है ऐसा होता ही है नहीं? तो फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, है कि नहीं? These fibers provide strength and elasticity, and you know more precisely that collagen is responsible for strength. अब देखिए, कोई बोलते हैं, मुझे सवाल लगा नीट में एनसीईआरटी के बाहर, पता है वो क्या सवाल होता है? वो सवाल होता है ऐसा कि एनसीईआरटी बोलेगी कि कोलाजन हेल्प किस में करता है, स्ट्रेंथ में कि इलास्टिसिटी में? आप बोलेंगे वहाँ क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी? वो किस में क्या था? अब मतलब पता ही है प्रिसाइज अच्छे से कि इसका क्या है, इलास्टिन पता ही, इलास्टिसिटी, कोलाजन पता ही है, स्ट्रेंथ, ये मसला हो जाता है। लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, लेकिन लाइन को काट काट के पढ़ना है, लाइन को छोड़ना नहीं है, और दिमाग में घुसा देना है, और सवाल करना है, एक्टिव रिकॉल, एक्टिव क्वेश्चनिंग। ये क्यों था? तब जाके हम कुछ कर सकते हैं, और वैसे भी कितना आसान है, कुछ ही पेज है, 250 पेज, वो क्या हो गया? उसके बाद दीज सेल्स ऑल्सो स्क्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। ये सेल्स कहती है स्क्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड आपको समझ नहीं आ जाएगा। ये हम सब पढ़ेंगे, स्टार, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सब कुछ इन द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप उतने परेशान भी नहीं हो जाएंगे। पॉलीसेकेराइड एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है? पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और वो बनता किससे? वो बनता है कि जब लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, है ना, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल सेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स मतलब मोनोसेकेराइड, 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 मोनोसेकेराइड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो उनके दरमियान जो मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के दरमियान पता क्या होती है? उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। हमें ये सब पढ़ना डिटेल में अच्छे से, ठीक है? आमतौर ना वो छोटे समझ नहीं आता इंसानों को ना, ये टिश्यू इशू समझ नहीं आता आमतौर लोगों को। देखिए लोग कहाँ अटक जाते हैं एनसीईआरटी में, टिश्यू के मसले में, बायोमोलिक्यूल्स के मसले में, थोड़ा जेनेटिक्स के मसले में, थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के मसले में, थोड़ा बहुत क्या इसको बोलते हैं ही, रेस्पिरेशन और ये फोटोसिंथेसिस के मसले में, जहाँ पर ये थोड़े केमिकल केमिकल होते हैं बहुत सारे एक साथ। तो एक खोल खोल के पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अब देखिए आप एग्जांपल्स यहाँ पे क्या है। स्टार्च जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो ए पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो ए पॉलीसेकेराइड, जिसमें एनर्जी करते हैं स्टोर एनिमल्स, लाख बार पढ़ा है हमने उसमें, है ना? सेलुलोज से क्या बन जाता है? स्ट्रक्चरल प्लांट सेल वॉल बनता है सेलुलोज से, वो भी क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जिसमें एनर्जी स्टोर करते हैं प्लांट, वो भी क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। हम इंसान, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वी स्टोर आर एनर्जी, वो भी क्या है? पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज जिसमें बन जाते हैं प्लांट के सेल वॉल, वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। अच्छा, उसके बाद ये हो गया पॉलीसेकेराइड, ठीक है? या काइटिन जैसे होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है ना। आर्थ्रोपोड्स याद है आपको? आर्थ्रोपोड कैसे बन जाते थे? उनका जो एक्सोस्केलेटन था वो बनता था ना किससे? आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन, अगर आपको याद होगा, इंसेक्ट्स का, वो बनता है काइटिन से। या फंजाई जो होता है, उसका वॉल किससे बनता है? काइटिन से, वो भी क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का क्या फंक्शन होता है? दे सर्व एज एनर्जी रिजर्व्स। एनर्जी वो रिजर्व करते हैं, कहाँ कहाँ पे, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, in the form of glycogen in animals, and they serve as structural components। कैसे? प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, काइटिन का सेल, फंगी का सेल वॉल काइटिन से बन जाता है, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन काइटिन से बन जाता है। अब समझ रहे कि नहीं? तो ये था हमारा पॉलीसेकेराइड, इतना आपको पता होना चाहिए फिलहाल पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो ये जो सेल्स होती है, दी सेल्स ऑल्सो स्क्रीट पॉलीसेकेराइड्स। कौन सी सेल्स? जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती है ना, वो पॉलीसेकेराइड भी करते हैं क्या? स्क्रीट। एक तो वो करती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्क्रीट, जो कि फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कोलाजन और इलास्टिन। साथ में वो पॉलीसेकेराइड भी करते हैं रिलीज। कौन? कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स, विच accumulate बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स के दरमियान में जमा हो जाता है, एंड फाइबर्स, और फाइबर्स के दरमियान में जमा हो जाता है, ठीक है? कौन? पॉलीसेकेराइड सेल्स के दरमियान में और फाइबर्स के दरमियान में जमा हो जाता है, और मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है। अब मैट्रिक्स क्या होता है? आप मानिए, फॉर एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल देंगे हम, क्या बना दे ऐसा कुछ? आपने वो खाई है वो पट्टी ना, पट्टी जो होती है उसको, जो पीनट से बन जाती है? मेरी माँ वो खुद बनाती है बाज़ औक़ात।
उसको लाना पड़ता है ना, वो गोर लाना पड़ता है पहले, जब वो लाते हैं ना, फिर जब वो ऐसे डालते हैं, फिर डालते हैं पीनट्स ऊपर से, वो चिपक जाते हैं पीनट्स के, मतलब वो करते हैं एज मैट्रिक्स एक्ट, है ना। आप मानिए वैसा कुछ मैट्रिक्स होता है जिसमें बाकी सब चीजें चिपक जाती है अच्छे से। ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स जो स्क्रीट करती है, कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स जो करती है स्क्रीट, वो कहते हैं एक्ट क्या, एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस, जो जोड़ता है फिर सेल्स को या फाइबर्स को। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। नंबर एक, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पे, और क्या होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और क्या होगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यानी क्या होगा, खाली याद क्या, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड, बाकी पता ही कनेक्टिव टिश्यू। हम देखेंगे पहले लूज के बारे में। लूज में आती है दो टाइप्स, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, आप लिखते LST शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म, ताकि आपको याद रहेगा। लूज कनेक्टिव, क्या होना है इसको, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, याद है एरोलर और एडिपोस। एरोलर और एडिपोस, ए यहाँ पे आ जाता है। और जो हो गया आपका क्या, जो हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वहां पे क्या आ जाता है, डेंस रेगुलर भी होता है या डेंस इरेगुलर भी होता है, दोनों होते हैं। तो क्या मैं देखना है फिर क्या बाद में, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज लिखे हैं यहाँ पे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो स्पेशल, बढ़ाना पहले ही हमने, वो क्या है, वो कार्टिलेज भी है या बोन या ब्लड इसमें आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ खत्म हो जाएगा हमारा ये भी। टाइम बस इतना, रिमेनिंग टाइम 2 मिनट बच गए। हम क्लास छोटा होता है, 40 मिनट को, है ना। छोटा भी अच्छा होता है वैसे, अटेंशन स्पैन है अच्छे से। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज का मतलब क्या होगा, लूज यानी कि जहाँ पे सेल्स जो होंगे, वो जो फाइबर्स होंगे, वो लूजली अरेंज होंगे इन ए सेमी फ्लूइड, जो आधा फ्लूइड होगा, पूरा फ्लूइड नहीं होगा, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर वहाँ पे सेल्स या फाइबर्स होगी। जैसे एग्जाम्पल आती है एरोलर टिश्यू, क्या एग्जाम्पल आती है, एरोलर, एरियोलर, एरियोलर, एरोलर नहीं, एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, जो होता है प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, बिल्कुल स्किन के नीचे क्या होता है, एरियोलर टिश्यू। मैं वो दिखाता हूँ ऊपर, देखिए आप, दिस इज कॉल्ड एज एरियोलर टिश्यू, ये सारा। डायग्राम नंबर 1, ये दूसरा कौन सा है, एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट स्टोरेज के लिए हेल्प कर देता है। तो पहले हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिख रहा है एनसीईआरटी के, जो एरियोलर टिश्यू होता है, ऑफर इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, जो ऊपर एपिथेलियम होता है उसको सपोर्ट फ्रेमवर्क करता है ये, ठीक है। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्ट, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड स्क्रीट फाइबर्स। अपने फिब्रो का मतलब क्या हो गया, फाइबर, ब्लास्ट क्या हो गया, सेल्स। तो फाइबर प्रोड्यूस करने वाली, स्क्रीट करने वाली सेल, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड स्क्रीट फाइबर। तो ब्लास्ट सेल, फिब्रो मतलब फाइबर प्रोड्यूस करने वाली या स्क्रीट करने वाली सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं फिब्रोब्लास्ट। और वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे याद रहना चाहिए, ठीक है, वरना इंसान पढ़ते हैं, चाहते हैं अंदर, पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया। हम पढ़ रहे कनेक्टिव टिश्यू में क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हम क्या पढ़ रहे, एरियोलर टिश्यू, वहां पे हम क्या पढ़ रहे, फिब्रोब्लास्ट, वो कहते हैं क्या, स्क्रीट फाइबर्स। ऐसे आना चाहिए बराबर, ठीक है। तो टाइम हो जाता है, हो गया।